नमस्कार मित्रों, उमंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, कल हम लोग पढ़ रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला में एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे क्या, स्वर। अब स्वर के बाद अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं क्या, व्यंजन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, स्वर वाला पूरा पार्ट हम पढ़ा चुके हैं। अब आपको पढ़ना क्या है, व्यंजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है। आइए व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन वे स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती हैं, इनके उच्चारण के लिए किसकी सहायता ली जाती है, स्वरों की सहायता ली जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि व्यंजन के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है। तो कल के वीडियो में हम आपको बताए थे कि व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन के उच्चारण में अर्धमात्रा का समय लगता है। अर्धमात्रिक होता है, क्या होता है, व्यंजन। तो व्यंजन के उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है, तो आधा मात्रा का समय लगता है। अब व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजन से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो आप जानते हैं कि क से शुरू होता है व्यंजन, क, ख, ग, घ और ङ। इसको हम लोग अंग कहते हैं, लेकिन अंग लिखते नहीं हैं। तो अंग नहीं होता, होता क्या है, ङ होता है। फिर च, छ, ज, झ, य, इसको भी हम लोग इय कहते हैं, लेकिन होता है य। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ठीक है, इसको अड़ हम लोग कहते हैं। त, ट, ठ, ड, ड, ड़, त, थ, द, ध, न। फिर क्या है, प, फ, ब, भ, म। ये है, यहां से यहां तक क्या है, क से लेकर के म तक हो गया। इसके बाद फिर बच रहा है क्या, य, र, ल, व, श, श, स और ह। और इसी को हम लोग बड़का स, पिठफरुआ स और छोटका स कहते हैं। लेकिन होता क्या है, इसका उच्चारण तालु से होता है, इस नाते इसको हमको क्या कहना चाहिए, तालव्य स कहना चाहिए। तालव्य स। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, इस नाते मूर्धन्य स होना चाहिए। और इसका उच्चारण दंत से होता है, इस नाते इसको क्या कहना चाहिए, दंत स कहना चाहिए। तो ये है पूरा का पूरा आपका व्यंजन। अब इससे प्रश्न क्या पूछता है, तो देखिएगा, प्रश्न ये पूछता है कि इसे क्या कहते हैं। तो हिंदी में तो आप जानते ही होंगे कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क वर्ग। क्या कहते हैं, क वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, च वर्ग कहते हैं। इसी को इसको ट वर्ग कहते हैं, इसको त वर्ग कहते हैं, इसको प वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो क च ट त प, ये पूरा का पूरा ये जो वर्ग है, इससे क्या पता चलता है, क वर्ग का मतलब क से लेकर के ङ तक, च वर्ग का मतलब च छ ज झ य तक। अब आपसे संस्कृत में कैसे पूछेगा, तो संस्कृत में ध्यान रखिएगा, जो ये कवर्ग है, तो संस्कृत में कवर्ग नहीं पूछता है, पूछ देगा आपसे कि इसको कहते हैं संस्कृत में कु। क्या कहते हैं, कु कहते हैं। तो क्या पता चल जाता है, कु का मतलब पूरा पूरा क ख ग घ ङ। इसको कहते हैं चू, चू का मतलब पूरा च छ ज झ य। इसको कहते हैं टू, टू का मतलब पूरा ट ठ ड ढ ड़। इसको कहते हैं तू, और इसको कहते हैं पू। तो कु चू टू तू पू। अब ये जो कु है, ये पूरे क ख ग घ ङ का बोध करा देता है। ये जो चू है, वो पूरे च छ ज झ य का बोध करा देता है। हिंदी में इसी को चवर्ग कवर्ग कहते हैं, और संस्कृत में इसको कु चू कह देते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे कि एक एक वर्णों के उच्चारण स्थान क्या है। तो सूत्र है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो वहां जो कु है वो पूरे कवर्ग का बोध करा देता है। तो इसकी आगे जरूरत भी पड़ती है। देखिएगा, अब ऊ लगने के कारण, चूंकि इसमें ऊ लगा है, इस नाते इनको क्या कहते हैं, उदित कहते हैं। ये कौन नाम से जानते हैं, वो किस नाम से जानते हैं, उदित के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछता है, पूछेगा प्रश्न कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्गों की संख्या यदि पूछेगा, तो आप कहिएगा वर्गों की संख्या जो है, ठीक है, व्यंजन में वर्गों की संख्या जो है वो है 5 वर्ग है। ठीक है,
अब देखिएगा एक और प्रश्न पूछता है कि यहां से लेकर के इस क से लेकर के इस म तक के जो वर्ण हैं इनको और किस नाम से जानते हैं। तो क से लेकर के म तक के जो वर्ण हैं इनको, इन क से लेकर के म तक के वर्ण को हम स्पर्श के नाम से जानते हैं। जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को इनको बोलते वक्त स्पर्श करती है, इस नाते इनका नाम क्या पड़ गया, स्पर्श। पूछता है स्पर्श, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। तो आप कहिएगा स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, 25, क्योंकि यहां से लेकर के क से लेकर के म तक कितने वर्ण आते हैं, 25 वर्ण आते हैं। 5 और 5, 5 25, 25 वर्ण आ जाते हैं। ठीक है। यदि आपसे यही प्रश्न पूछे कि स्पर्श, स्पर्श, स्पर्श वर्गों की संख्या कितनी है, वर्गों की संख्या, संख्या कितनी है, तो आप ध्यान रखिएगा यदि वर्ण पूछेगा तो कहेंगे 25 और यदि वर्ग पूछेगा तो वर्ग कितने हैं, 5 हैं। तो यही ध्यान देना है, जल्दी जल्दी पढ़ने में गलती हो जाता है, कभी वर्ण को हम वर्ग पढ़ लेते हैं और कभी वर्ग को हम वर्ण पढ़ लेते हैं, कभी वर्ण को हम वर्ग पढ़ लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ 25 करना है, कहाँ 5 करना है। यही आपसे प्रश्न पूछेगा कि वर्ग कितने हैं तो कहेंगे 5 वर्ग हैं, वर्ण कितने हैं तो कहेंगे 25 वर्ण हैं। ठीक है। आगे देखिएगा इससे और भी प्रश्न पूछता है, उसको हम आपको दिखाते हैं यहीं पे कि और कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। आप देखिएगा यदि आपसे प्रश्न पूछे कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से हैं तो इसकी एक परिभाषा है, कादयो, कादयो मा वसाना, मा वसाना, कादयो मा वसाना स्पर्शाः, कादयो मा वसाना स्पर्शाः। कादयो मा वसाना स्पर्शाः का अर्थ क्या है, क आदयो, क जिसके कहां पर हो, आदि में हो। आदि का अर्थ क्या है, प्रारंभ में। ठीक है। और म से जिसका क्या हो रहा हो, अवसान, म से जिसका क्या हो रहा हो, अवसान। अवसान का मतलब क्या है, समाप्ति। म से जिसका क्या हो रहा हो, अवसान, अवसान मतलब समाप्ति। तो क से जिसका प्रारंभ हो और म से जिसका अवसान हो वही वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श कहलाते हैं। तो क से जिसका प्रारंभ हो और म से जिसका अवसान हो वहां तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। और आपको यही देखिए क से प्रारंभ हो रहा है और म से इसका अवसान हो रहा है, तो यही वर्ण क्या कहलाएंगे, स्पर्श वर्ण कहलाएंगे। आइएगा स्पर्श वर्णों में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्पर्श वर्णों में ये जो वर्ण है, ये जो अंतिम अंतिम वाले वर्ण हैं, इनको इनको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख सहित नासिका से होता है उन्हीं को अनुनासिक कहते हैं। इनको बोलते वक्त नासिका का प्रयोग भी होता है। देखिएगा कहीं कहीं अनुनासिक वर्णों के लिए नासिका ही बस लिख देता है, तो सही तो ऑप्शन में वही होगा, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है तो नासिका ही करेंगे, लेकिन केवल नासिका से आप वर्ण नहीं बोल सकते। इस नाते अनुनासिक वर्ण हमेशा ध्यान रखिएगा मुख सहित नासिका, मुख सहित नासिका यदि ऑप्शन में है तो सबसे परफेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मुख सहित नासिका, क्योंकि अनुनासिक वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो मुख सहित नासिका होता है। अब और एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां तक हो गया स्पर्श। और फिर एक बार लिखते हैं और भी जो कुछ बातें हैं उसको आपको बता देते हैं। तो देखिएगा इसमें ये जो क ख ग घ है जो स्पर्श वर्ण है इसके बारे में हम आपको और कुछ जानकारी है वो भी आपको बता देते हैं। देखिएगा स्पर्श वर्ण जो है ये क, ख, ग, घ, ङ, ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इनमें ध्यान रखिएगा ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण है पहले वाले, ये जो पहले वाले वर्ण हैं यहां से लेकर के यहां तक, इनको कहते हैं प्रथमाक्षर। इनको क्या कहते हैं, प्रथम धन अक्षर। तो ये हो जाएंगे प्रथमाक्षर। ये उसी तरीके से हो जाएगा द्वितीयाक्षर, द्वितीयाक्षर। ये उसी तरीके से हो जाएगा तृतीयाक्षर, तृतीयाक्षर। ये उसी तरीके से हो जाएगा
चतुर्थाक्षर और अंतिम वाला जो है ये हो जाएगा पंचमाक्षर, ये हो जाएगा पंचमाक्षर। और ये नहीं है कि केवल ये है, ये पूरा का पूरा क्या होगा प्रथमाक्षर, ये पूरा का पूरा क्या होगा द्वितीयाक्षर, ये पूरा का पूरा क्या होगा तृतीयाक्षर, ये पूरा का पूरा क्या होगा चतुर्थ अक्षर, और ये पूरा का पूरा क्या होगा पंचमाक्षर होगा। ठीक है, तो यही है प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर और चतुर्थ अक्षर और पंचमाक्षर। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इसके अतिरिक्त जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या बच गया, तो बच गया क्या, बच गया क्या, आप देखेंगे बचा है बस य र ल व। ठीक है, य र ल व, और तीनों स हैं, एक है तालव्य स, एक है मूर्धन्य स, एक है दंत स, एक है दंत स, और उसके बाद क्या है ह है, एक है दंत स, दंत स, और एक है ह। तो इसको कहते हैं तालव्य स, अभी आपको बताए तालव्य, तालव्य स, इसको कहते हैं मूर्धन्य स, इसको कहेंगे मूर्धन्य स, मूर्धन्य स, और इसको कहेंगे दंत स। ठीक है, और अंतिम में ये क्या है, ये तो है ह। अब इन्हीं को, इन चारों को और किस नाम से जानते हैं, इनको उष्म के नाम से जानते हैं, इनको कहते हैं उष्म वर्ण। क्या कहते हैं उष्म वर्ण। यदि आपसे पूछेगा जैसे स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 25, उसी तरीके से यदि आपसे पूछे उष्म वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे उष्म वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, उसी तरीके से इन वर्णों को कहते हैं अंतस्थ। क्या कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण कहते हैं। तो आपसे यदि प्रश्न पूछे अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है तो आप कह देंगे अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। तो अंतस्थ वर्ण भी 4 है, उष्म वर्ण भी 4 है। प्रश्न कैसे पूछता है, तो पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से उठा करके दे देगा, चाहे स्पर्श वर्ण में से उठा के दे देगा, और आपको वही ऑप्शन में टिक करना होगा कि ये अंतस्थ नहीं है। उसी तरीके से उष्म से भी पूछ सकता है और उसी तरीके से स्पर्श से भी पूछ सकता है कि कौन सा इसमें स्पर्श वर्ण नहीं है। तो यही है पूरा आपका व्यंजन। इसके बाद आप देखेंगे इन व्यंजनों के अतिरिक्त 4 वर्ण और बच जाते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो देखेंगे वो 4 वर्ण हैं क्ष, क्ष, त्र, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ण, पूछता है ये वर्ण कैसे बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पेपर में देखेंगे यूपी टेट में इस तरीके का प्रश्न पूछता है। तो इन चारों को कहते हैं हम संयुक्ताक्षर। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। संयुक्त है इनमें कई अक्षर, इस नाते इनको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर वर्ण कहते हैं। और इसके अलावा इनको मिश्रित वर्ण भी कहा जाता है। संयुक्ताक्षर वर्ण के अलावा मिश्रित वर्ण भी कहा जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चूंकि अभी हिंदी की वर्णमाला पे हम विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, आगे जब संस्कृत की वर्णमाला की तरफ बढ़ेंगे तो एक प्रश्न पूछता है, चूंकि आगे जो संस्कृत की वर्णमाला है वो हमको शिवसूत्र से पढ़ना है, हमको माहेश्वर सूत्र से पढ़ना है। तो माहेश्वर सूत्र में इन संयुक्ताक्षरों की गणना नहीं होती है। तो यदि आपसे पूछे कि क्या संस्कृत में संयुक्ताक्षर होते हैं, तो संस्कृत में संयुक्ताक्षर की गणना नहीं की गई है। ये ध्यान रखिएगा, संस्कृत में संयुक्ताक्षरों की गणना नहीं की गई है। ये जो संयुक्ताक्षर है वो कहाँ के हैं, हिंदी के हैं। तो पूछता प्रश्न है कि श किससे मिलके बना हुआ है, जिसको हम क्षत्रिय कहते हैं। तो पूछता है श किससे मिलके बना है, तो आप देखिएगा श किससे मिलके बना है, क और मूर्धन्य स से। और इस तरीके से यहां पर भी हलंत लगा देगा तो अ बाहर करके दिखा देगा। और यदि अ को बाहर नहीं दिखाना है तो आपको बस क्या करना होगा, क और प्लस इस तरीके से लिख देना होगा स। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यदि स लिखेंगे तो पूरा इसमें अ भी लगा हुआ है। तो यदि अ को अलग दिखाना है तो इस तरीके से हलंत लगा करके अ को क्या कर देंगे, बाहर दिखा देंगे। ठीक है, तो यही क्या है, श है।
इसको हम पढ़ते हैं क्ष, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं क्षत्रिय, छ कह देते हैं। तो अधिकतर पेपर में ऑप्शन में भी रहेगा क और छ से मिलके बना है, तो ये जिसको बोलने की आदत है खराब वो इसको सही भी कर देता है, क और छ से मिलके बना है। तो ध्यान रखिएगा यह भी सही है और यह भी सही है, ठीक है। बस इसमें हलंत लगाएंगे तो अ इस तरीके से आपको बाहर दिखाना पड़ेगा। त्र है, त और र से मिलकर के बना हुआ है, और र में भी हलंत लगाएंगे तो अ बाहर दिखाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो त और र से मिलकर के बना हुआ है क्या, त्र। ज्ञ पूछेगा, ज्ञ किससे मिलके बना है, तो ज और य से मिलके बना है, ज और य से मिलके बना है। और य में हलंत लगा देंगे तो अ बाहर दिखाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो ज और य से मिलके बना हुआ है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्र है, तालव्य स, और ध्यान रखिएगा कौन सा स है, यहां पर भी स है, यहां पर भी स है, यहाँ तालव्य स है, यहाँ मूर्धन्य स है। तो तालव्य स और र से मिलकर के बनता है क्या, स्र। र में हलंत लगाएंगे और बाहर नहीं लगाना है, तो तालव्य स और र से मिलकर के बना हुआ है। देखिएगा कई अक्षरों से मिलके बने हैं, इसी नाते इनको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं, या इन्हीं को क्या कहते हैं, मिश्रित कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में इससे बहुत प्रश्न पूछता है, ठीक है। बार बार देखेंगे प्रश्न पूछा हुआ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्ष है, और इसी तरीके से ज्ञ है, ठीक है। ये भी स्र भी है। जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है वो है त्र, क्योंकि त्र आप अच्छे तरीके से बोल लेते हैं, इसी नाते परीक्षा में सबसे ज्यादा कम पूछने वाला सवाल किससे है, त्र से है, कि त और र से मिलकर बना है, आप सही कर देते हैं, ठीक है। अब आइए इसके आगे हम देखते हैं कि क्या पढ़ने हैं। और तो इसके आगे हमको पढ़ना क्या है, इसके आगे पढ़ना है अयोग वाह। क्या पढ़ना है, अयोग वाह। देखेंगे अयोग वाह, आपसे यदि हिंदी में पूछेगा अयोगवाहों की संख्या कितनी है, तो आप कहते हैं अयोगवाह हिंदी में कितने हैं, 2 हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा संस्कृत में अयोगवाहों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन से अयोगवाह हैं संस्कृत में, तो आप देखिएगा पहला तो है अनुस्वार। क्या है, अनुस्वार। पहला है अनुस्वार, जिसको इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा है विसर्ग। क्या है, विसर्ग। दूसरा है विसर्ग, जिसको इस तरीके से लगाया जाता है। तो एक हो गया अनुस्वार और एक हो गया विसर्ग, जिसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। और जो तीसरा अयोगवाह है वो है जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय, ये कौन से वर्ण होते हैं, जिह्वा मूलीय। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता भी है। जब क और ख से पूर्व इस तरीके से अर्धविसर्ग लगा दिया जाता है, इस तरीके से अर्धविसर्ग लगा दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं जिह्वा मूलीय, ठीक है। क और ख से पूर्व अर्धविसर्ग है, ये विसर्ग नहीं है। देखिएगा विसर्ग इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से लगाया जाता है। जब इसको नीचे से आधा हटा देते हैं और ऊपर से आधा हटा देते हैं, तो इस तरीके की आकृति बन जाती है, ठीक है। नीचे से जब आधा हटा देंगे और ऊपर से जब आधा हटा देंगे, तो इस तरीके से देखिए आकृति बन जाएगी। और यही जो आकृति है, यही क्या है, अर्धविसर्ग है। यही क्या है, अर्धविसर्ग है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको पूछे क्या है ये, तो आप कहिएगा ये क्या है, अर्धविसर्ग है। क्या है, अर्धविसर्ग है। इसको अर्ध विसर्ग के नाम से जानते हैं, अर्ध विसर्ग के नाम से जानते हैं। इसको भी क्या कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं, अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ये अर्ध विसर्ग है। तो क और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग लग जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, जिह्वा मूली कहते हैं। पहले इसका प्रयोग भी होता था, आज अब इसका प्रयोग नहीं होता है। कैसे प्रयोग होता था, तो देखिएगा इसका प्रयोग, यदि क का हम प्रयोग दिखाएं तो देखेंगे हम क का प्रयोग इस तरीके से होता था, बालक, जैसे हम बालकः क्रीडति लिखे हैं, तो बाद में यदि क है तो यही विसर्ग आधा हो जाता था, तो लिखा जाता था बालक, और इस तरीके से हो जाता था क्रीडति, इस तरीके से हो जाता था क्रीडति। तो यही सही होता था। लेकिन अब आज हम पूरा का पूरा विसर्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पहले इस तरीके का प्रयोग नहीं होता था। उसी तरीके से ख है, तो देखिएगा रामः खादति,
रामः खादति। उसी तरीके से तब इसको भी क्या कर देंगे, अर्ध विसर्ग कर देंगे, रामः खादति, खादति। इस तरीके से प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब आज ये प्रयोग में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि जिह्वा मूली हो गया, जिह्वा मूली के बाद दो वर्ण और हैं जिनको हम कहते हैं चौथा नंबर पे उपधमानीय, उपधमानीय, उपधमानीय। उपधमानीय वर्ण कौन से हैं, तो आप देखेंगे उपधमानीय वर्ण हैं प और फ के पूर्व, प और फ के पूर्व जब अर्ध विसर्ग लग जाता है तो इसी को कहते क्या है, उपधमानीय कहते हैं। जैसे उसमें क और ख के पूर्व लग जाता है तो उसको जिह्वा मूलीय कहते हैं, प और फ के पूर्व लग जाता है तो इसको उपधमानीय कहते हैं। इसका प्रयोग होता था कैसे, जैसे वृक्षः, वृक्षः पतति, वृक्षः पतति, तो बाद में प है तो यही विसर्ग अर्ध विसर्ग में बदल जाता था, बन जाता था वृक्षः पतति। क्या बन जाता था, वृक्षः पतति। इसी तरीके से यदि फ हम कहें, फ का प्रयोग कैसे होता था, वृक्षः फलति, वृक्षः फलति, तो इसी को अर्ध विसर्ग हो जाता था और बन जाता था वृक्षः, वृक्षः फलति बन जाता था। तो यही है पूरा का पूरा आपका अयोगवाह, जिसकी संख्या 4 होती है, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली और उपधमानी। इस तरीके से पहले इनका प्रयोग भी होता था। तो मित्रों आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, पूरा का पूरा व्यंजन। कल हम पढ़े थे स्वर, और स्वर के बाद आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्यंजन। व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, पहले स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, और 4 बचे तो उन चारों को संयुक्ताक्षर कह दिए। उसके बाद हमारे पास 4 और क्या हो गए, अयोग वाह हो गए। देखेंगे व्यंजन में स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे कितनी है तो कहेंगे कितनी, 25। पूछेगा वर्ग कितने हैं तो कहेंगे 5 वर्ग हैं। कहां से कहां तक के स्पर्श वर्ण होते हैं, क से लेकर के म तक। सूत्र भी दे दिया, कादियो मावसाना स्पर्शाह। ठीक है, क जिसकी आग में हो, म से जिसका अवसान हो रहा हो, यहां तक के वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है, उष्म वर्णों की संख्या 4 है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़े संयुक्ताक्षर, तो संयुक्ताक्षरों की भी संख्या हम लोगों ने कितनी पढ़ी, 4 पढ़ी। ठीक है, संयुक्ताक्षर का गणना संस्कृत में नहीं होता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने व्यंजन कंप्लीट किया। अब इसके आगे वाली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे शिवसूत्र से। ठीक है, तो संस्कृत की जो मुख्य रूप से वर्णमाला है, चूंकि आपको हिंदी की वर्णमाला इसलिए थोड़ी सी बताए, और हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत अंतर इसलिए बताए, संस्कृत की वर्णमाला पढ़ने में आपको कोई समस्या न हो। तो मित्रों कल से हम लोग शिवसूत्र से शुरू करेंगे, माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, शिवसूत्र पढ़ेंगे, और इसी तरीके से धीरे धीरे और आगे कारक प्रत्यय समास की तरफ बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जितना भी पीआरटी और टेट का सिलेबस है संस्कृत का आपको फ्री में मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।